चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शिनॉय जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि अब मार्केट में क्या अप्रोच रखी जाए। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा आईटी स्टॉक्स पर आपके व्यू से लेकर, और जो H1B वाला इशू आया उसके बाद से जिस तरीके की करेक्शन आई, उसको लेकर अब आपका क्या नज़रिया बन रहा है? तो अनुज जी, एक्चुअली क्या है अभी कि जो H1B का जो इशू है, पहली बात तो ये कि जिस तरह से लास्ट 3-4 सालों में H1B इन जनरल वो इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है इन कंपनीज को। वैसे भी उन्होंने कम किया हुआ है डिपेंडेंस। लेकिन जिस तरह से आई थिंक एंटी इमिग्रेशन ड्राइव जो यूएस में चल ही रहा है वैसे भी, और जिस तरह से उन्होंने कॉस्ट बढ़ाया है इस वीजा का, आई थिंक इनको इम्पैक्ट इमीडिएट में कुछ तो पड़ेगा ही। कि उनको थोड़ा सा रीचेंज, थोड़े से अपने स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेंगी, और उनको अपने कस्टमर्स को ये बताना पड़ेगा कि देखो हम शायद इतना हायर नहीं कर पाएंगे यूएस में। जितना भी जितना कर भी सके वो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर अब आपको जरूरत पड़ेगी तो हम पहले जैसे वीजा स्पॉन्सर करके लोगों को यहाँ नहीं लाया जा सकता है। हम इंडिया में ही हायर करेंगे तो थोड़ा सा ऑफशोरिंग बढ़ जाएगा इसकी वजह से। और वो आई थिंक वो जब तक वो अग्रीमेंट अपने कस्टमर से नहीं लेते हैं कि वर्कफोर्स इंडिया में बढ़ाया जाए, तो तब तक उनकी मार्जिन्स में आई थिंक थोड़ा सा कंप्रेशन होगा। और जो नई डील्स होंगी इसके बाद वो शायद मोर हाइब्रिड होंगी और मोर आउटसोर्सिंग लिंक्ड होंगी, क्योंकि वो यूएस में उतने लोग इजीली आ नहीं सकते और काम नहीं कर सकते। तो ये उनका यूएस इम्पैक्ट होगा। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें यूएस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका बिजनेस काफी ज्यादा यूएस से आता है। और कुछ कंपनीज ऐसी जहाँ जहाँ पे यूके है, जर्मनी, यूरोप है, तो उनके बिजनेस में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इफेक्ट होगा सबको, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। एंड उस नए जो डील्स आएंगी शायद 2026 के बाद, फिर ही उनका मतलब कुछ मेजर चेंज होगा। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में हमें लगना चाहिए कि थोड़ा मार्जिन कंप्रेस हो जाए इन कंपनीज के। बट लॉन्ग टर्म में ये बिजनेसेस काफी स्ट्रांग है, इनके पास बहुत कैश है। ये अपने बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं और इनकी कैश फ्लोज बहुत मजबूत हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कोई सीरियस डाउन साइड का रिस्क है। पर जरूर मार्जिन्स कम होंगी तो शायद स्टॉक प्राइसेस में करेक्शन की संभावना हो सकती है बस। ओके, तो H1B वीज़ा ज़्यादा दिक्कत वाली लग नहीं रही आपको। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। ओवरऑल मार्केट पर व्यू जानना चाहूँगे आपसे। जब लगता है कि बाजार की स्थिति अब थोड़ी सुधरती हुई नजर आ रही थी आती है, तब तक कोई ऐसी खबर आती है कि मार्केट को चला जाता है। लेकिन सवाल अहम है कि बड़ा ट्रेंड क्या लग रहा है आपको मार्केट का इस वक्त, और कैसे इन लेवल्स पर मार्केट को अप्रोच किया जाए? तो ये बता दूं श्रेया जी कि कोई बड़ा ट्रेंड लग ही नहीं रहा है। लग तो ये रहा है कि रोज हमें न्यूज आ रहा है एक तरफ से कि कुछ ये हो रहा है, या टैरिफ लग रहा है, या H1B या कुछ और। लेकिन कोई अच्छा न्यूज मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा रही है, और जो बुरा न्यूज है वो मार्केट को नीचे भी नहीं लेके जा रही है। तो आई थिंक एक तरह से थोड़े से जॉम्बी की तरह मार्केट मतलब एक तरह बिहेव कर रहा है कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है मीनिंगफुली। और कुछ स्टॉक्स में, जहाँ पे सेलेक्ट स्टॉक्स में जहाँ पे मेजर चेंज नजर आ रहा है, वहां पे आई थिंक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। कुछ आईटी स्टॉक्स में जैसे H1B का, या फिर टेक्सटाइल स्टॉक्स में जहाँ पे टैरिफ्स का इम्पैक्ट ज्यादा है, तो आई थिंक उनको इफेक्ट नीचे की तरफ ज्यादा हो रहा है। और जहाँ पे इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर रही है यहाँ पे, या फिर सेमीकंडक्टर्स, या फिर प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं कुछ, तो जहाँ पे जीएसटी का इम्पैक्ट आई थिंक उससे लोगों की यूजेज बढ़ जाएगी, उन स्टॉक्स में आई थिंक थोड़ा सा मतलब बेनिफिट हो रहा है। पर मुझे ये लगता है कि इस फेज को कंप्लीट करने के लिए इंडिया में दो चीजें होनी चाहिए। एक तो इंटरेस्ट रेट्स थोड़े और कम होने चाहिए, हमारा इन्फ्लेशन बहुत लो है। और दूसरी बात, लोगों के जो कैपेक्स अनाउंसमेंट्स है वो अभी तक मेजर तरीके से आए नहीं है। जैसे कि जीएसटी कम हुआ है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, अभी तक उनके अनाउंसमेंट्स नहीं आए। आई थिंक वो भी आएंगे अबाउट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो उसके बाद हमें कुछ तो मतलब अप ट्रेंडिंग के लिए कुछ अप ट्रेंडिंग वाले न्यूज तब आ सकते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए जब तक कि एफआईआई सेलिंग कर रही हैं, डोमेस्टिक्स बाय कर रही हैं, मार्केट थोड़े से लिम्बो में ही रहेगा थोड़ी देर के लिए। जब एफआईआई अपना सेलिंग बंद करेंगी तब शायद मार्केट में शॉर्ट टर्म अप मूव आने की संभावना है। लॉन्ग टर्म में मुझे ये नहीं लगता कि ये भी कोई प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म में इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। ग्रोथ धीरे से आ रही है पर आ जरूर रही है। और इंडिया के जो बाकी मैक्रो फैक्टर्स है, चाहे आप गवर्नमेंट का डेट ले लो, चाहे आप इन्फ्लेशन ले लो, चाहे आप जनरल ग्रोथ भी ले लो, रियल ग्रोथ, आप वो सब पॉजिटिव हैं। लेकिन उनका इफेक्ट 3-4 साल में आएगा। अभी शॉर्ट टर्म में आई थिंक फ्लोज की वजह से ही मार्केट थोड़ा सा क्रैम्प्ड है और इसी रेंज में है। जब फ्लोज का डायरेक्शन चेंज होगा तभी शॉर्ट टर्म का चेंज होगा। तो आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर तक हमें ज्यादा कुछ ज्यादा होप्स नहीं रखने चाहिए। और इनफैक्ट और बुरे अनाउंसमेंट्स का हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं वो कोई भी हमारे हित में नहीं आ रही है। दीपक जी बहुत हद तक तो प्रिपेयर्ड ही हैं। ज़माना गुजर गया, अच्छा रिएक्शन दिए हुए। आपने बड़ा खूबसूरत नाम दिया है इसको, ज़ॉम्बी। ना बाजार चल रहा है ना गिर रहा है, हम इसे कहते हैं खून चूसने वाला बाजार, है ना। बट फिर भी इस वक्त डोमिनेट कर रही है ना, डोमिनेट कर रही है कमोडिटीज़। लुक एट मेटल्स, आई मीन ठीक है, लेट्स फॉरगेट आज क्या हुआ, लेकिन कमोडिटीज़, प्रीशियस मेटल्स आप देखिए, गोल्ड, सिल्वर, फेरस, नॉन फेरस, क्या ये कंटिन्यूएशन जारी रहेगा बतौर ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर भी? इस फेज को हमें कमोडिटीज़ पर लॉन्ग रह के खेलना चाहिए क्या? आई थिंक अगर आप थोड़ी सी साइक्लिकल प्लेयर हो, आपको अगर डर नहीं लगता है कि ये मार्केट अगर मेटल्स का गिर भी जाए तो ठीक है, रिस्क लिया जा सकता है। और ये शॉर्ट टर्म मार्केट्स होती है, 6 महीने 8 महीने की मार्केट्स होती हैं। और उसमें अगर आप खेल सको तो आई थिंक फिर ठीक है। आपको मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप हमेशा से अभी से खरीदोगे तो गारंटी इसमें कोई ऊपर का प्रॉफिट है। ये साइक्लिकल्स हैं। अब देखिए सिल्वर में भी अब लोग कहते हैं कि सिल्वर बड़ा अच्छा मार्केट है, लेकिन 1980s में दो ब्रदर्स थे, हंट ब्रदर्स, उन्होंने सिल्वर को उन्होंने कहा कि हम सारा सिल्वर खरीद लेंगे, तो जब हमारे पास ही सारा सिल्वर होगा तो लोगों को हमारे से खरीदने के लिए ज्यादा ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा और हम कॉर्नर करेंगे सिल्वर मार्केट को। जब उन्होंने ये ट्राई किया तब लोगों को पता चला कि जैसे जैसे सिल्वर का प्राइस बढ़ता गया, एक टाइम वो आया कि जब ऐसी सिल्वर डिपॉजिट्स थी जिनको माइन करने में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ करता था, लेकिन सिल्वर के प्राइस की बढ़ने की वजह से वो भी प्रॉफिटेबल हो गई, तो और सिल्वर का सप्लाई आ गया मार्केट में। तो वो दोनों ब्रदर्स वैसे बैंकरप्ट हो गए थे सिल्वर के को चेस करते करते। अब ये जरूर हो सकता है मेटल्स में कि जैसे प्राइस बढ़ता जाए सप्लाई और इंक्रीज होती जाए। शायद गोल्ड का तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है गोल्ड में गोल्ड को ढूंढना, लेकिन ये जरूर है कि सिल्वर और दूसरे मेटल्स में कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है। तो वो ध्यान रखना चाहिए आई थिंक लोगों को। वो अगर ध्यान में रखें तो रिस्क शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए आई थिंक यूजफुल कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगता मेटल वाला मार्केट। इस पे कोई नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ बना है क्या? मैं सिल्वर थर्सडे पढ़ रहा था मैं, ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी। थर्सडे मार्च 27, 1980, और प्राइस ऑफ सिल्वर $6 से $49 इंट्राडे में हुआ था ये हाँ, हाँ, इस पे कोई मूवी या सीरीज वगैरह है क्या? मजा आएगा देखने में। ढूंढना पड़ेगा। मैंने तो बुक में हाँ पढ़ी थी और काफी इंटरेस्टिंग हाँ थी, हंट ब्रदर्स की। हाँ लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम मैं शायद देखता हूँ अगर हाँ कोई मूवी बनाई हाउ हो। हाँ एक गलती ये हुई कि वो ऑयल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने सिल्वर में, मतलब ठीक है, ऑयल टाइकून्स थे, वो सिल्वर में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी बेट ले ली, कुछ ज़्यादा ही सिल्वर बाय कर लिया। अच्छी बात है, चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसके बाद 90% गिर गए प्राइस, वाह सही। अच्छा आप यहाँ पर इस समय ऑटोज़ में क्या व्यू रख रहे हैं दीपक जी? क्योंकि एक स्पेस है जो चल रही है मार्केट की और शानदार चल रही है, चाहे मार्केट ऊपर हो नीचे हो कुछ भी हो, एक आध दिन का भी करेक्शन आता है जैसे आज आ गया, लेकिन अदरवाइज सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऑटोज़ में है, खासतौर से मारुति और हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक में। आपका क्या व्यू है? तो इसमें एक तो ये बताना चाहूंगा सर कि हमारे पास थोड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे। हमने काफी पहले इसको इंडियन स्टोरी की वजह से, जहाँ पे इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ पे हम खुद अपनी
हमारी खुद की ऑटो मार्केट है, बहुत सारे कंट्रीज में नहीं है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट काफी स्ट्रांग है। तो हमारे जो हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं काफी 20-30 सालों से, अभी आई थिंक थोड़े से कार्स बेटर होने लग गए हैं हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की। तो वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की एक वाली स्टोरी हो गई। और दूसरी जो इंडिया ने काफी बड़ा टैक्स लगाया था कार्स पे, अप टू 50% हमारा जीएसटी हुआ करता था, क्योंकि वो 28% तो था ही जीएसटी, उसके ऊपर 22% सेस हुआ करता था, तो 50% के करीब था। अब वो कम हो के 40% हो गया। 40% भी ज्यादा है, पर चलिए 10% कम तो हुआ। लेकिन उस वजह से आई थिंक गाड़ियों की कीमत में मतलब काफी कमी आई है। और जो 15 दिन का जो डिमांड था 8 तारीख से 22 तारीख तक, वो आई थिंक एक टाइम पे आ गया है, क्योंकि लोगों ने जब अनाउंसमेंट सुना कि ये होने वाला है 22 तारीख को, ऑब्वियसली लोगों ने अपने ऑर्डर्स को वेट करवाए और कि 22 के बाद ही खरीदेंगे। तो आई थिंक एक तो वो है कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, और दूसरा इस प्राइस के कम होने की वजह से आई थिंक लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट ये है कि लोग और अफोर्ड कर सकेंगे। और जैसे आई थिंक इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, जैसे अगर अक्टूबर या नवंबर में कम हुआ इंटरेस्ट रेट, तो फिर और अफोर्डेबल हो जाएंगी कार्स। तो मुझे लगता है कि कार का जो 4 व्हीलर का जो मार्केट है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है पॉजिटिवली। फिर ट्रक्स और 2 व्हीलर्स की बारी आती है। 2 व्हीलर्स में भी आई थिंक 2019 के बाद हमने उतने सेल्स नहीं देखे हैं महीने में, जितने 2019 में हुए थे। और उस टाइम पे वो इंश्योरेंस का की वजह से हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ था। तो आई थिंक अब उनका भी टाइम आ गया है कि इस जीएसटी कट के बाद उनकी भी मतलब डिमांड और प्राइस चेंजेस की वजह से सेल ज्यादा हों। तो आई थिंक उनका टाइम भी आ रहा है, और दिवाली का भी टाइम है, तो होपफुली दिस विल बी अ गुड सीजन फॉर देम। ट्रक्स आई थिंक इनमें भी बेनिफिट होगा, पर इसमें उतना मतलब वॉल्यूम में बेनिफिट नहीं है, बट आई थिंक प्राइसेस में बेनिफिट जरूर होगा। सो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम आएगा। और ट्रैक्टर्स में भी इम्पैक्ट अच्छा है। तो बोथ मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छा है, और फिर ये जो ऑटो एंसिलरीज हैं जिनका भी जीएसटी कम हुआ है, उनके भी काफी पार्ट्स में जीएसटी 28% ही हुआ करता था। और कंप्रेसर्स और इसी में भी 28% था। तो आई थिंक वो सारे जो डिमांड है, आई थिंक उसकी वजह से ये सेक्टर अच्छा करना चाहिए, नॉट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years बट फॉर इवन फॉर द नेक्स्ट 10 years। इंडिया में इतनी कार्स बिकती है जितने फ्रांस में, और फ्रांस में इंडिया का 10% पॉपुलेशन भी नहीं है, आई मीन कंपैरिजन में। तो अगर हम वो देखें तो हमारे पास ग्रोथ की काफी मतलब काफी ग्रोथ का काफी स्कोप है यहाँ से। तो मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी ये सेक्टर अच्छा है। ओके, ये हो गई बात ऑटो स्पेस को लेकर। दीपक जी, डिफेंस पर काफ़ी बार आपसे चर्चा हुई है। अगर थोड़ा सा सेग्रीगेट करें डिफेंस स्पेस को, और सिर्फ मैं शिप बिल्डिंग कंपनीज के ऊपर आपका ध्यान लेकर जाऊं, और हाल फिलहाल में जो अभी आज सीएनबीसी आवाज़ की खबर पर मुहर भी लगी, 70,000 करोड़ का इन्फ्यूजन इनके लिए लाया गया है। तो इन सारे स्टॉक्स को कैसे देख रहे हैं आप? मज़गांव, गार्डन रीच, स्टॉक स्पेसिफिक तो हालांकि आप प्राइम नहीं देंगे, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात रखनी हो तो कैसे? कुछ ऐसे कंपनीज में हमारी भी इन्वेस्टमेंट है श्रीजीत। आई थिंक द प्रॉब्लम इज यहाँ पे क्या हुआ था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है इन पे। और दूसरी बात ये कि जो इनके कुछ ऐसी कंपनीज है जिसमें उनकी फॉरेन कोलैबोरेशंस में वो ऑर्डर फाइनलाइजेशन भी होना था। वो फॉरेन कोलैबोरेशंस वो फाइनली कुछ दिखाई दे रहा है कि और आ रहे हैं, और इनकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो भी थोड़ा सा, या फिर आप ग्रीन फील्ड कह लीजिए या फिर ब्राउन फील्ड कह लीजिए, पोर्ट एक्सपेंशन हो रहा है। क्योंकि इनकी कैपेसिटी भी ऐसी है कि अगर आपकी फुल कैपेसिटी हो जाती है, आपको और ऑर्डर मिल जाते हैं, तो आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, तो आपको एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। तो वो एक्सपेंशन भी जारी हैं कुछ ऐसे कंपनीज में। और हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी इंक्रीज डोमेस्टिक कंपनीज को ही जा रही है। क्योंकि अब इंडिया को ये लग गया है, पता लग गया है कि अगर कोई वॉर होता है तो हमें किसी फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंस नहीं रखना चाहिए कोर एसेट्स के लिए। चाहे आप सबमरीन्स ले लो, चाहे आप नेवल वॉरशिप्स ले लो, या फिर आप प्लेन्स भी ले लो। मतलब उसमें भी हमारा ज़्यादा फॉरेन डिपेंडेंस रखना उतना अच्छा नहीं है हमारे फ्यूचर के लिए। तो और ऑर्डर्स डोमेस्टिक कंपनीज को ही जाएंगे इस स्पेस में। और जैसे जैसे और बजट्स आएंगे अगर आगे आगे जाके, तो इनमें जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है ये भी अच्छी होगी। क्योंकि हम ज़्यादातर ये जो सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे पहले,
हम 90-95% हमारे कैपेक्स का हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे दूसरे कंट्रीज से, इंडिया में बहुत कम बनाया जाता था, और अब वो ऑलमोस्ट उल्टा हो गया, 80% डोमेस्टिक हो गया है, 20% इम्पोर्ट्स हो गया। तो आई थिंक उस वजह से भी इन कंपनीज को एक तरह से एक बाउंस मिला है। लेकिन ये भी बोलूंगा कि ये कुछ पीएसयू कंपनीज हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, उतना ज़्यादा आपको वैल्यूएशन भी नहीं देना चाहिए। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और